पिछले वीडियो के अंत में हमने देखा था कि लड़कियां अपना परिचय देने वाली थीं। अब आगे देखेंगे। फेरी नंबर 3 ने सिर हिलाया और बोली, हेलो हो यू हाउ। मेरा नाम बाइसे है, लेकिन सब मुझे शाओ बाय कहते हैं। अभी मैं एक 6 रिंग्ड सोल एम्परर हूँ जो कि तुमसे काफी पीछे है। सच कहूँ तो इनर कोर्टयार्ड में आने से पहले ही मैंने तुम्हारी श्रेक एकेडमी में की गई उपलब्धियों के बारे में सुन रखा था। भले ही मैं तुमसे 2 साल पहले इनर कोर्टयार्ड में आई थी, लेकिन तुमने मुझे इतनी आसानी से पीछे छोड़ दिया। अगर मैं पूरी ईमानदारी से कहूँ तो मेरी भावनाएं सिर्फ आकर्षण नहीं बल्कि जिज्ञासा से प्रेरित हैं। मैं हमेशा शक्तिशाली सोल मास्टर्स की प्रशंसा करती आई हूँ, इसलिए जो भी मेरा साथी बनना चाहता है उसे पहले मुझे हराना होगा। चाहे तुम मुझे चुनो या नहीं, मैं बाद के सेगमेंट में तुम्हें डुअल के लिए चुनौती दूंगी। बस इतना ही कहना था। अब निर्णय तुम्हारे ऊपर है कि तुम मुझे चुनते हो या नहीं। उसका ये सेल्फ इंट्रोडक्शन सचमुच शानदार था। उसने कोई भी दिखावटी बातें नहीं की। मिस्टर हैट सीधे अपने विचार और योग्यता रख दी। वह एक सच्ची बैडास हीरोइन थी। होयुहाओ ने विनम्रता से सिर हिलाया और चुप रहा। जंग लेक्सुन ने बेबस होकर सिर हिलाया। शाओबाई, तुम अब भी उतनी ही सीधी सादी हो। लगता है तुम्हारे लिए भविष्य में कोई पति ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा। तुम तो किसी पुरुष से कम नहीं लगती। ऑलराइट, अब स्वागत करते हैं फेरी 6 का। फेरी नंबर 6 एक कोमल दिखने वाली लड़की थी जिसने बैम्बू हैट नहीं पहन रखा था। वह आगे बढ़ी और हल्के से झुककर बोली, हेलो सीनियर हुआ। मेरा नाम मुयो है। शवबाई की तरह मैंने भी तुम्हारी अद्भुत कहानियां पहले से सुनी हुई हैं। मैं इस साल ही इनर कोर्टयार्ड में आई हूं, इसलिए मेरी शक्ति शायद उल्लेखनीय नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि मैं तुम्हारी बहुत प्रशंसा करती हूं। तुम्हारी कहानियां मेरे लिए प्रेरणा रही हैं, जिन्होंने मुझे खुद को बेहतर बनाने की हिम्मत दी। भले ही आज मैं पहली बार तुमसे आमने सामने मिल रही हूं, लेकिन तुम पहले से ही मेरे दिल में एक अमिट छाप छोड़ चुके हो। उसका परिचय शाओबाई से भी छोटा था, लेकिन उसमें उससे कहीं ज्यादा स्नेह झलक रहा था। और सबसे बड़ी बात, मुयुए की आवाज का जादू, उसकी बोलने की शैली बहुत ही कोमल और संगीत जैसी थी। यहाँ तक कि हुआ युहाओ भी उसकी आवाज की पूर्णता से हैरान रह गया। जैसा उसने शाओबाई के परिचय पर किया था, वैसा ही उसने अब भी किया, बस चुपचाप सिर हिलाया। अब स्वागत करते हैं फेयरी 11 का। जंग लेक्सुअन ने घोषणा की, तुम चाहो तो हुओयुहाओ के लिए अपना बैम्बू हैट हटा सकती हो। माफ कीजिए एल्डेस्ट सीनियर सिस्टर, फिलहाल मैं अपना बैम्बू हैट नहीं हटाना चाहती। मैं चाहती हूँ कि हुओयुहाओ खुद इसे हटाए। एक शांत और साफ आवाज बैम्बू हैट के नीचे से आई। भले ही उसकी आवाज लगभग मोनोटोन थी, पर उसके शब्दों में भरे भाव स्पष्ट महसूस किए जा सकते थे। हाय हो युहाओ, मेरा नाम सुटोंग है। मैं एक 7 रिंग्ड सोल सेज हूँ और मेरा मार्शल सोल आइस्काई स्नो लेडी है। उसका ये छोटा सा परिचय बाकी दोनों से भी छोटा था, लेकिन उसकी आखिरी पंक्ति ने तुरंत होयुहाओ का ध्यान खींच लिया। आइस की स्नो लेडी? कहीं सुतोंग के पास भी अल्टीमेट आइस तो नहीं है? होयुहाओ की जानकारी के अनुसार एक्सट्रीम नॉर्थ में स्नो एम्प्रेस ही एकमात्र आइस स्काई स्नो लेडी थी। इंसानों में इस मार्शल सोल का पाया जाना असंभव माना जाता था। सुतोंग के शब्दों से सिर्फ होयाओ ही नहीं, बल्कि जांग लेक्सुअन, हन रुओरू और श्रेक एकेडमी के कई उच्चाधिकारी भी हैरान रह गए। एल्डर श्वान ने पीछे मुड़कर यन शाओजे से पूछा, शाओजे, यह क्या मामला है? हमारे इनर कोर्टयार्ड में आइसिस का स्नो लेडी मार्शल सोल वाली छात्रा कब से है? मुझे क्यों नहीं बताया गया? यंशे हल्का हंसे और बोले, एल्डर श्वान, मुझे भी इस बात की जानकारी नहीं थी। सुतोंग हाल ही में एकेडमी में भर्ती हुई है। जब उसने प्रवेश लिया था, तब उसने बताया कि उसका मार्शल सोल स्नो स्पिरिट है, जो कि एक शक्तिशाली आइस एलिमेंट मार्शल सोल है। उसने कभी नहीं बताया कि उसका मार्शल सोल वास्तव में आइसिस स्काई स्नो लेडी है, और हमने कभी उसकी अल्टीमेट आइस क्षमता को महसूस नहीं किया। लगता है उसने जानबूझकर अपनी शक्ति छिपाई थी। किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी। एल्डर श्वान थोड़ी देर रुके और बोले, सुतोंग की उम्र कितनी है? यन शाओजे ने उत्तर दिया, वह 20 साल की है। हुयुहाओ से काफ़ी बड़ी, लेकिन उसके पास अल्टीमेट आइस मार्शल सोल है। 20 साल की उम्र में अल्टीमेट आइस को सोल सेज स्तर तक पहुंचाना बहुत कठिन होता है। उसका भविष्य बेहद उज्जवल होगा। एल्डरश्वान ने सिर हिलाया। चलो देखते हैं, शायद युहाओ उसके बारे में और कुछ नया पता लगाए। बाइसे, मुयुए और सुतोंग तीनों ही अपनी अपनी तरह से आकर्षक उम्मीदवार थीं। बाइसे में एक ऊर्जावान और दृढ़ नायिका का आभास था। मुयू अत्यंत कोमल थी, जबकि सुतोंग में अल्टीमेट आइस के साथ रहस्यमयी आभा थी। फिर भी वे तांग वूतोंग को मात नहीं दे पा रही थी। जांग लेक्सवन ने तांग वूतोंग की ओर देखा और घोषणा की, फेरी नंबर 8, अब तुम्हारी बारी है।
जब तीनों लड़कियां अपना परिचय दे रही थी, टांगुतोंग बस चुपचाप खड़ी रही। कभी-कभी भौहें चढ़ाती और यूहाओ की ओर नजर डालती। उसके चेहरे पर उलझन और हल्की उदासी झलक रही थी। उसकी गहरी सांसें उसके भीतर के असमंजस को छिपा नहीं पा रही थीं। मैं टांगुतोंग हूँ, और उसने बस इतना ही कहा। ऐसा लग रहा था जैसे लड़कियों के परिचय में कोई पैटर्न बन गया हो। हर बार परिचय और छोटा होता जा रहा था। जंगलेक्सुअन ने भौहें सिकोड़ते हुए घोषणा की। अब जब सेल्फ इंट्रोडक्शंस पूरे हो चुके हैं, तो हम अंतिम सेगमेंट पर चलते हैं, इटर्नल लव। युहाओ, अब तुम्हें इन फेरीज में से एक को चुनना है। निर्णय लेने के बाद तुम उसके साथ जा सकते हो, लेकिन अगर कोई तुम्हारे निर्णय का विरोध करे और तुम्हें ड्यूल के लिए चुनौती दे, तो तुम्हें जीतना होगा, तभी तुम चुनी हुई फेरी के साथ साथ जा सकोगे। अगर हार गए तो खाली हाथ लौटना होगा। बेशक तुम उन फेरीज में से भी चुन सकते हो जिन्होंने तुम्हें नहीं चुना, लेकिन अगर तुम ऐसा करते हो तो उन्हें तुम्हें चुनौती देने का अधिकार होगा। हुओ युहाओ ने हल्का सिर हिलाया। उसे पहले से पता था कि जंग लेक्सुअन ने इटर्नल लव सेगमेंट के नियमों को सरल बना दिया था। आखिरकार ये उसका पहला फेटेड ब्लाइंड डेट नहीं था, और उसे अभी भी ज्यादातर नियम याद थे। वह जैसे ही ये घोषणा करने वाला था कि वह किसी को नहीं चुनेगा और चला जाएगा, जैंग लेक्सुअन ने आगे कहा, चूंकि 4 फेरीज ने तुम्हें चुना है, अब वे बारी-बारी से तुम्हें 1 मिनट की कन्फेशन देंगी। क्रम पहले जैसा ही रहेगा। तुम शुरू करो। बाइसे ने हुओ युहाओ की ओर देखा और अपनी लिली पैड पर आगे बढ़ी। सीनियर हुओ, आज हम पहली बार आमने-सामने मिले हैं। सच कहूं तो मैं सिर्फ शक्तिशाली लोगों की प्रशंसा करती हूं, इसलिए मैंने तुम्हें चुना। लेकिन मुझे मानना होगा कि शायद हमारे बीच कोई रोमांटिक भावना नहीं है। इसलिए अगर तुम किसी और को चुनो, तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। अगर तुम मुझे चुनो भी, तो भी मैं तुम्हें ज़रूर मुकाबले के लिए चुनौती दूंगी। संक्षेप में कहूँ तो, मैं तुम्हारी प्रेमिका से ज़्यादा तुम्हारी प्रतिद्वंद्वी बनना चाहती हूँ। अगर तुमने मुझे लड़ाई में हरा दिया, तो शायद मैं सच में तुमसे प्यार करने लगूं। भले ही हो युहाओ बस औपचारिकता निभा रहा था, फिर भी वह बायसे की बातों से काफ़ी मनोरंजित हुआ। दरअसल उसका कन्फेशन एक वाक्य में कहा जा सकता था, तुम जो चाहो करो, पर मुझसे लड़ना तो पड़ेगा। वह सच में एक अद्भुत लड़की थी। जो भी उससे शादी करेगा, उसकी ज़िंदगी कभी उबाऊ नहीं होगी। वह सच में एक में एक थी। हनरोरो ने घोषणा की, मुयुए, अब तुम्हारी बारी। मुयुए बायसे के बाद आगे बढ़ी और थोड़ी देर रुककर बोली, सीनियर हुआ, मेरी नज़र में प्रशंसा और आदर ही प्यार की शुरुआत होते हैं। तुमसे मिलने से पहले ही मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना था। मुझे पता है कि मेरी तुलना में मेरी सीनियर सिस्टर्स ज़्यादा योग्य हैं, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़कर अपने दिल की बात कह रही हूँ। शायद ये मेरे पिछले 10 सालों का सबसे साहसी काम है। मुझे अपने निर्णय पर कोई पछतावा नहीं होगा, क्योंकि मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूँ। अगर तुम मुझे नहीं भी चुनते, तो भी तुम हमेशा मेरे दिल के हीरो रहोगे, हमेशा और सदा के लिए। हो युहाओ ने विनम्रता से सिर हिलाकर उसकी भावनाओं को स्वीकार किया। उसकी आंखें और आवाज़ बहुत कोमल थीं। अगर उसके दिल में पहले से कोई और नहीं होता, तो शायद वह डगमगा जाता। सुतोंग, अब तुम्हारी बारी। सुतोंग ने अपनी लिली पैड पर खड़ी रहते हुए बैम्बू हैट नहीं हटाया। वही शांत, लगभग मोनोटोन आवाज़ फिर गूंजी। मैं जानती हूँ कि हम दोनों के पास अल्टीमेट आइस है। इसलिए मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि हमारी शक्तियों में कितना अंतर है। तुम श्रेक एकेडमी के सबसे चमकते सितारे हो, लेकिन मुझे भी अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा है। अगर तुम अपनी शक्ति से मेरे सिर का बैम्बू हैट उतार सको, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अगर बाइसी को बडास कहा जाए और मुयू को जेंटल, तो सुतोंग निस्संदेह हॉटी थी। उसके शब्दों से झलकता उसका अभिमान दर्शकों को असहज कर रहा था। हुआयुहाओ शांत रहा और पहले की तरह विनम्रता से सिर हिलाया, लेकिन अब उसका ध्यान तंग उतोंग पर था। भले ही उसे पता था कि तंग उतोंग वांगडोंगर नहीं है, फिर भी वह उसकी खूबसूरत आंखों से नजरें नहीं हटा पा रहा था। तंग उतोंग, अब तुम्हारी बारी। तंग उतोंग ने सिर हिलाया और सीधे युहाओ की आंखों में देखा। उसके नीचे की लिली पैड नहीं हिली, लेकिन उससे सुनहरी रोशनी फैलने लगी। युहाओ, हम एक दूसरे को ज्यादा समय से नहीं जानते, लेकिन जब हम पहली बार मिले थे, तो तुमने मुझे वांग डोंगर समझ लिया था और मुझे गले लगा लिया था। उस समय मैं बहुत गुस्से में थी और सच में तुम्हें मार देना चाहती थी। उसके बाद जब हम कुछ और बार मिले, तो धीरे-धीरे मैंने तुम्हारे प्रति अपनी नफ़रत को कम होते महसूस किया। मैंने तुम्हारी कुछ बातें देखनी शुरू की। तुम्हारा शांत स्वभाव, तुम्हारी समझदारी, और सबसे बढ़कर ये कि जब भी तुम्हारी टीम किसी खतरे में पड़ती,
तुम हमेशा सबसे आगे जाकर सबकी रक्षा करते, भले ही अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े। उसी दौरान मैंने महसूस किया कि मेरे मन की नफ़रत धीरे-धीरे ख़त्म हो रही है। उसका कन्फेशन एक आत्मकथन जैसा लग रहा था, जैसे वह धीरे-धीरे अपनी यादें दोहरा रही हो। होयुहा उसकी बातों से थोड़ा अचंभित हुआ। उसे अब भी याद था कि जब उसने पहली बार तांगुतोंग से मुलाकात की थी, तो वह कितना खुश हुआ था। उसके बाद उसके भाम जब हम नदी के किनारे थे, तुमने हमारे लिए मछली भुनी थी। खाने के बाद ननन ने मुझसे कहा कि तुम असल में सिर्फ़ मेरे लिए मछली भूनना चाहते थे। वह अब तक की सबसे स्वादिष्ट मछली थी जो मैंने खाई थी। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्य तब हुआ जब तुम्हारे द्वारा भुनी हुई मछली खाने पर मेरे अंदर एक अजीब-सी अनुभूति हुई। मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती, लेकिन उस पल मुझे लगा कि मैं तुम्हारी बहुत प्रशंसा करती हूँ। वह प्रशंसा या शायद दिल के बहुत गहरे से उठता एक आकर्षण था। मैं उस भावना को शब्दों में नहीं कह पाई, पर मैं बहुत खुश थी। वरना मैं तुम्हें उस समय सैन्य शिविर में अपनी देह में सोल पावर प्रवाहित करने की अनुमति कभी नहीं देती। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि किसी सोल मास्टर के लिए इसका क्या मतलब होता है। हर सोल मास्टर का कल्टीवेशन का तरीका, खासकर उनकी सर्कुलेशन पाथ, उनका सबसे बड़ा रहस्य होता है। भले ही हो यू हाओ शायद टांग वूतोंग की सर्कुलेशन पाथ के बारे में ज़्यादा कुछ न जान पाए, लेकिन यह अनुमति मिलना कि वह अपनी सोल पावर उसके अंदर प्रवाहित कर सकता है, ये पहले से ही इस बात का बहुत बड़ा संकेत था कि वूतोंग उसके बारे में क्या महसूस करती है। टांग वूतोंग की बात सुनने के बाद हो यू हाओ के चेहरे पर अफसोस झलकने लगा। उसे सच में पछतावा हुआ कि उसने तंग वूतोंग की असली पहचान जानने की कोशिश की थी। अगर उसने ऐसा न किया होता, तो वह अब भी इस भ्रम में खुशी से जी सकता था कि वह सच में वांग डोंगर है। भले ही वांग डोंगर उसके साथ रहना न चाहती, लेकिन उसकी पहचान जानने की कोशिश ने उस भ्रम को पूरी तरह तोड़ दिया। और अब होयुहाव के पास कोई उम्मीद नहीं बची थी। यह एहसास होने के बाद कि वह वांग डोंगर नहीं है, उसने तांग वूतोंग से पूरी तरह उम्मीद छोड़ दी। जब तांग वूतोंग थोड़ी रुकी, तो जांग लेक्सुअन ने बीच में कहा, "तांग वूतोंग, क्या तुम्हारा कन्फेशन खत्म हो गया?" तांग वूतोंग ने जोर से सिर हिलाया और बोली, "नहीं, अभी नहीं। मुझे अपनी बात पूरी करने दो।" जांग लेक्सुअन ने भौहें सिकोड़ ली, "तो फिर जल्दी करो। अगर तुमने ज़्यादा समय लिया तो ये दूसरों के लिए अनुचित होगा।" तांग वूतोंग ने जवाब दिया, "समझ गई।" फिर उसने जल्दी से अपनी नज़रें वापस हो युहाओ की ओर मोड़ी। "मेरा समय खत्म होने वाला है, लेकिन मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। युहाओ, आज मैं तुम्हारे सामने वैसे ही खड़ी हूँ जैसे उस दिन जब तुमने मुझे मेरी शक्ल देखे बिना चुना था। क्या तुम आज मुझे अपने साथ ले जाओगे? मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है।" वह शांत नज़रों से तांगुतोंग को देखता रहा, लेकिन उसके दिल में दर्द की लहर उठ रही थी। तांगुतोंग, तुम ऐसे पुराने जख्म क्यों छेड़ती हो? तुम डोंगर नहीं हो और कभी नहीं हो सकती। भले ही तुम्हारा चेहरा उससे मिलता हो, लेकिन तुम वो नहीं हो। मैं तुम्हें अपने साथ कैसे ले जा सकता हूँ? ज़ैंगलेक्सुन ने घोषणा की, "ठीक है, अब सब कुछ हो चुका है, अब युहाओ की बारी है फैसला करने की। युहाओ, अब समय तुम्हारा है।" हुयुहाओ ने ज़ांग लेक्सुआन और हन रोरो की ओर सिर हिलाया, फिर सामने खड़ी चारों लड़कियों की ओर देखा। उसने गहरी सांस ली और बोला, "मैं आप सबके स्नेह और ध्यान के लिए दिल से आभारी हूँ। लेकिन सच कहूँ तो मेरा आज यहाँ आने का कोई इरादा नहीं था। मेरे दिल में पहले से ही एक लड़की है, वह लड़की जिससे मेरी मुलाकात पिछली सी गॉड्स फेटेड ब्लाइंड डेट में हुई थी। हम दोनों तब मिले थे और साथ थे, लेकिन उसके साथ कुछ अजीब हुआ और वह गायब हो गई। आज तक मैं उसे ढूंढ नहीं पाया हूँ। लेकिन इससे ये सच्चाई नहीं बदलती कि मेरा दिल सिर्फ उसी के लिए है और हमेशा उसी के लिए रहेगा। मेरी ज़िंदगी के अंत तक मैं सिर्फ उसी से प्यार कर सकता हूँ। आज की ब्लाइंड डेट में मेरा आना सिर्फ इसलिए है क्योंकि इनर कोर्टयार्ड के सभी सिंगल छात्रों को इसमें शामिल होना पड़ता है। इस वजह से मैंने आप सबको असुविधा दी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बाइसे और सूतोंग, अगर कभी तुम दोनों में से कोई भी मुझसे मुकाबला करना चाहे, तो मैं उसके लिए हमेशा तैयार हूँ। ये कहकर उसने जंग लेक्सुन की ओर देखा और बोला, एल्डेस्ट सीनियर सिस्टर, आज के लिए बस इतना ही। मैं अब चलूंगा और बाकी छात्रों की ब्लाइंड डेट में दखल नहीं दूंगा। अपनी बात पूरी कर होयुहाओ ने जंग लेक्सुअन को सिर हिलाकर नमस्कार किया और मुड़कर जाने लगा। रुको। उसी क्षण तीन आवाजें एक साथ गूंज उठीं। होयुहाओ ने मुड़कर देखा, वे तीन आवाजें बाइसे, सुतोंग और टांगवुन की थीं। बाइसी ने जल्दी से कहा, तुम ऐसे ही नहीं जा सकते। तुम्हें पता भी है तुमसे मिलना कितना मुश्किल है।
अगर मैंने आज तुम्हारे साथ स्पार करने का मौका खो दिया, तो पता नहीं फिर कब तुम्हें देख पाऊंगी। चलो, आज ही स्पार करते हैं। सुतोंग ने ठंडे स्वर में कहा, हाँ, भले ही तुमने हमें नहीं चुना, लेकिन जाने से कम हमारे साथ स्पार तो करो। मैं सबको साबित करना चाहती हूँ कि मैं तुमसे ज्यादा मजबूत हूँ। दोनों अपनी बात कह चुकी थी, अब टांग वूतोंग की बारी थी। लेकिन उसने बस होंठ काटे और चुप रही। कोई नहीं जानता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे उसने सिर उठाया और दृढ़ नजरों से हुयुहाव की ओर देखा। हुयुहाव ने भौहें सिकोड़ लीं। इस फेटेड ब्लाइंड डेट ने फिर से वांग डोंगर की यादें ताज़ा कर दी थीं। उन यादों का बोझ उसके दिल पर भारी था, और वह बस यहाँ से निकलकर किसी शांत जगह में छिप जाना चाहता था। लेकिन ये लड़कियां लगातार जिद पर अड़ी थीं, और ये उसे परेशान करने लगा। ठीक है, जब तुम दोनों मुझे इतना चुनौती देना चाहती हो, तो मैं बस 2 मूव्स दिखाऊंगा। अगर तुम में से कोई भी उन्हें दोहरा सके, तो मैं हार मान लूंगा। हुयुहाव की आवाज बहुत ऊंची नहीं थी, लेकिन सी गॉड्स लेक के ऊपर और किनारे खड़े हर व्यक्ति ने उसे साफ साफ सुना। उसी क्षण आउटर कोर्टयार्ड के छात्र एक साथ खड़े हो गए, उत्साह से भरे हुए। वे हुयुहाव को देखने वाले थे। वही व्यक्ति जिसके पास आइज ऑफ द आसुरा है, जो अकेडमी के इतिहास में सबसे कम उम्र का सी गॉड्स पेविलियन सदस्य है, स्पिरिट पगोडा का संस्थापक और स्पिरिट्स का आविष्कारक है। वे उसके कौशल को अपनी आंखों से देखने जा रहे थे। आउटर कोर्टयार्ड के छात्र लंबे समय से स्पिरिट्स को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। श्रेक एकेडमी की वह शिक्षा प्रणाली जिसने सबका ध्यान खींचा था, और इससे बढ़कर क्या हो सकता था कि खुद उसका आविष्कारक उसे प्रदर्शित करे। सभी को अब होयुहाव के प्रदर्शन का बेसब्री से इंतजार था। जब सबकी उम्मीदें चरम पर थीं, होयुहाव ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने नीचे की लिली पैड छोड़ दी। जैसे ही वह शांत भाव से झील के ऊपर खड़ा हुआ, उसके पैरों के नीचे लगभग 2 मीटर चौड़ा बर्फ का घेरा बन गया, जो उसे सहारा दे रहा था। हुयुहाव ने बाइसे की ओर विनम्रता से सिर झुकाया, फिर आसमान की ओर देखा। उसी क्षण उसकी आंखें धुंधली हो गई, जैसे उसका ध्यान कहीं दूर चला गया हो। लेकिन यह बस एक पल के लिए था। उसके तुरंत बाद उसके शरीर से एक गहरी नॉस्टैल्जिया की भावना चारों ओर फैलने लगी। उसकी आंखों से जैसे भावनाएं उमड़ने लगीं। उसने बर्फ से आगे कदम बढ़ाया और झील के ऊपर हवा में तैर गया। उसके सोल रिंग्स उसके पैरों से ऊपर उठने लगे। हर सोल रिंग का रंग एकदम साफ था, सफेद, काला, सुनहरा और लाल, सभी अपनी अपनी चमक में दमक रहे थे। उसके शरीर से निकल रही एनर्जी किसी सामान्य 7 रिंग सोल सेज से कहीं ज्यादा थी। आउटर कोर्टयार्ड के छात्र ये फर्क नहीं समझ पाए, लेकिन इनर कोर्टयार्ड के छात्र जो ज्यादा पास थे हैरान रह गए। भले ही उसके पास सिर्फ 7 सोल रिंग्स थे, या क्या वो सच में 8वां रिंग हासिल कर चुका है? लेकिन अगर ऐसा है, तो उसके पास सिर्फ 7 रिंग क्यों हैं? बेशक होयुहाव ने इसका जवाब नहीं दिया। अचानक उसने अपनी मुट्ठी आसमान की ओर उठाई। उसी क्षण उसका पूरा शरीर सुनहरी चमक से भर गया। उसके सोल रिंग्स भी सुनहरे हो गए। उसकी मुट्ठी का इरादा, उसका भाव सबके दिलों में गहराई तक उतर गया। वहां मौजूद हर व्यक्ति के दिल में अपने प्रियजनों की याद उमड़ पड़ी। किसी को अपनी माँ याद आई, किसी को पिता की, लेकिन हर छवि में एक ही चीज समान थी, सच्चा प्रेम और लगाव। उसके एक मुक्के की भावना इतनी शक्तिशाली थी कि यहाँ तक कि जहाज पर बैठे ठलडोलुओ भी उस भाव में डूब गए। एल्डर श्वान, यन शाओजे और बाकी सभी शक्तिशाली डोलुओं तक उस भावनात्मक लहर से प्रभावित हुए। अगले ही क्षण आसमान में सुनहरी रोशनी का विस्फोट हुआ। उसकी मुट्ठी से निकली ऊर्जा का सुनहरा स्तंभ आसमान को चीरता हुआ ऊपर उठा। सी गॉड्स लेक और पूरे सी गॉड्स आइलैंड को सुनहरी चमक में नहला गया। उस क्षण पूरा श्रेक एकेडमी सुनहरी रोशनी में डूब गया। बाइसे जो सामने खड़ी थी, पूरी तरह स्तब्ध थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि वो इस तरह के शक्तिशाली मूव को कैसे दोहराए। होयुहाव की इस चाल में इतनी गहरी स्पिरिचुअल इंटेंट थी कि बाइसे जानती थी, अगर ये वार उस पर पड़ता, तो वह या तो गंभीर रूप से घायल होती या मर जाती। उसने महसूस किया कि भले ही वह सोल सेज स्तर की भी होती, फिर भी ये वार झेल नहीं सकती थी। उसके शरीर से निकलने वाली सोल पावर फ्लक्चुएशंस किसी इंसान से ज्यादा तीव्र थीं। क्या वह सच में इंसान है? उसी पल बाइसे के दिल में हुयुहाव की छवि हमेशा के लिए बस गई। उसका सुनहरी आभा में लिपटा रूप अब उसके हृदय में अमिट छाप छोड़ चुका था। जैसे ही आसमान की सुनहरी रोशनी धीरे धीरे मिटने लगी, श्रेक एकेडमी के छात्र खुद को संभालने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने सोचा कि सब खत्म हो गया, उनके सामने एक और अविश्वसनीय दृश्य उभरा। हाँ, आसमान में एक और आकृति दिखाई दी। एक व्यक्ति, पूरी तरह सुनहरी। उसकी परछाई बेहद सुंदर थी।
उसका लंबा गाउन नीचे की ओर बहे जा रहा था। उसके लंबे बाल उसकी पीठ पर लहराते हुए गिर रहे थे और उसका चेहरा कोमल लेकिन मोहक आभा से दमक रहा था। वह दूर देख रही थी जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। आउटर कोर्टयार्ड के छात्र ठीक से नहीं देख पाए, लेकिन इनर कोर्टयार्ड के छात्र जो वहां थे चौंक गए, क्योंकि वह आकृति बिल्कुल तंग वुतंग जैसी लग रही थी। लेकिन जिन्होंने वांग डोंगर को पहले देखा था, वे जानते थे कि वह तंग वुतंग नहीं थी। वांग डोंगर, जो कभी गॉडेस ऑफ लाइट कहलाती थी, के बाल हल्के लहराते थे, जबकि ये आकृति के बाल सीधे थे। लेकिन हाँ, वह और कोई नहीं, वांग डोंगर थी, वही लड़की जिसने हो युहाओ का दिल जीत लिया था। ये दृश्य इतना खूबसूरत था कि सांसें थम गई। ऊपर आसमान में वांग डोंगर नीचे देख रही थी और नीचे हो युहाओ उसकी ओर प्रेम भरी नजरों से देख रहा था। पूरा सी गॉड्स लेक जैसे सिर्फ उन्हीं दोनों का हो गया हो, बाकी सब दृश्य फीके पड़ गए हों। कोई चीखा नहीं, कोई उत्साह में नहीं उछला। सब बस उस पल में खो गए, उस अनुपम मिलन के दृश्य में जहां हो युहाओ और वांग डोंगर जैसे फिर से एक दूसरे से मिल रहे हों। तो चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने विचार कमेंट करना, अगले वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।